हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल चैप्टर का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे और इजीली इसके बारे में हर एक चीज समझ लेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, जीव का मतलब होता है लिविंग से, और अगर इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखें तो यहां पे इट इज लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, यानी हमारी सेल के अंदर अगर कोई लिविंग मटेरियल है तो उस लिविंग मटेरियल को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, अगर कोई लिविंग मटेरियल है तो उस लिविंग मटेरियल को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब एक बात छोटी सी आप लोग समझ लें, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ये बात आप लोग ध्यान से समझना, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यानी अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो ऐड करने पर इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म। एक बात आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमारे पास अगर कोई सेल बनती है तो वो सेल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के द्वारा ही बनती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये बाकी आपका जो है ये आपका पूरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि पूरी सेल ही आपका प्रोटोप्लाज्म है, और किसी भी सेल का फॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्म से ही होता है। ठीक है, इसमें लगभग 40 टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से आप लोगों के इसके अंदर कुल 40 टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी 40 प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनता है। बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बच्चों कहते हैं कोशिका झिल्ली, और इसका दूसरा नाम हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लेते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इस सेल मेम्ब्रेन को। सिंपल सी भाषा में आप लोगों को मैं बताऊं तो सेल की आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम आप लोगों को शो हो रहा है ये डायग्राम प्लांट सेल का है, तो इसमें आप लोगों की जो आउटर सेल होगी इसको हम लोग सेल वॉल कहेंगे, और अंदर जो ये ब्लैक वाली आपको दिख रही है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसको आउटर कवरिंग भी कहते हैं, यानी वो पूरी सेल को कवर करके रखती है। ठीक है, उसके बाद ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होती है। इसको हम लोग आउटर कवरिंग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, आउटर कवरिंग मतलब पूरी सेल को बाहर से कवर करने का काम आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन करती है। इसके कुछ अलग से फीचर्स भी हैं, जैसे लिविंग होती है, थिन यानी पतली होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है ना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग सेमी परमिएबल भी कहते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल भी कहते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, क्या महत्व है इसका, ये आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। देखो जी, सेमी का मतलब होता है सेलेक्टिवली। ध्यान से आप लोग समझिएगा, सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड चीजों की बात जहां पे हो रही है उसको सेमी बोला जाता है, यानी सेलेक्टिवली बोला जाता है। अब यहां पे कहा गया है सेमी परमिएबल, इसको हिंदी में कहते हैं पारगम्य, मतलब आर पार हो जाने वाली, यानी कि मूव कर जाने वाली दूसरी तरफ भी। तो एक बात ध्यान से समझिए, अगर कोई चीज बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर जानी है, मान लो वो यूजफुल चीज है, तो यूजफुल चीजों को सेल मेम्ब्रेन अपनी बॉडी के अंदर यानी अपने अंदर ले लेगी आराम से। लेकिन अगर कोई हार्मफुल चीज है और हमारी सेल मेम्ब्रेन को लग रहा है कि ये सेल के अंदर जाकर के नुकसान पहुंचाने वाली है, तो उसको कहते हैं हार्मफुल। तो जब हार्मफुल कोई चीज हमारी सेल मेम्ब्रेन को लगेगी तो ये इसको अंदर नहीं लेगी, इसको बाहर भेज देगी। जैसे मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई बहुत बढ़िया बढ़िया डिश लिए खड़ा है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लिए खड़ा है ना, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको कह दोगे आप अंदर आ जाओ। लेकिन अगर आपको लगे कि बाहर कोई बंदूक लिए खड़ा है, आपके माथे पे आके सीधा आपको पटकाएगा, तो आप लोग अपना दरवाजा ओपन नहीं करोगे। तो यही काम इसका है कि यूजफुल चीजें हैं तो उसको अंदर ले लिया,
हार्मफुल चीजें लाइक बैक्टीरिया वगैरह हैं तो उसको अंदर लेना नहीं ये चाहती है। हालांकि कोई हार्मफुल, कोई ज्यादा बढ़िया, कोई लेजेंड बैक्टीरिया आ जाए तो वो अंदर चला भी जाता है, फिर उसके अंदर सेल के अंदर उसको लाइसोसोम नहीं छोड़ता। ये बात आगे की है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात रही आपकी सेल मेम्ब्रेन के बनने की, तो लिपिड्स और प्रोटीन यानी कि लाइपोप्रोटीन की आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन की। अब सिंपल शब्दों में इसके फंक्शंस को थोड़ा समझ लो। सबसे पहले पे ये क्या करती है, ये हमारी सेल को सपोर्ट देती है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। नंबर 2 पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस, यानी कि इसके अंदर मटेरियल्स का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज होता है, यानी ये चीजें बाहर फेंक भी देती हैं और अपने अंदर कोई चीजें ले भी लेती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई चीज यूजफुल है या कोई चीज हार्मफुल है तो उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये सब इस सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। सबसे बड़ी बात, आपकी बॉडी को शेप देने वाली, आपकी सेल की जो बॉडी होती है उसको शेप देने वाली आपकी सेल मेम्ब्रेन ही होती है। देखो यहाँ पे बाहर सेल मेम्ब्रेन है तो इसको प्रॉपर एक शेप दिया हुआ है, तो सेम यही काम आप लोग का सेल मेम्ब्रेन कर रही है, यानी शेप देने का काम भी कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। ये हमारा टॉपिक है सेल वॉल। बच्चों अगर ध्यान से आप लोग छोटी सी बात को समझिएगा तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है, लेकिन ये केवल कहां पे होती है, प्लांट सेल में। ये केवल प्लांट सेल में होती है ना। अब थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। इट इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, ये बात इसने गलत नहीं कही, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है ये, लेकिन होती प्लांट सेल में है। ठीक है, उसके बाद ये डेड होती है। डेड के साथ साथ एक चीज और, ये केवल प्लांट सेल में ही आपको मिलेगी और ये आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी किसी भी प्लांट सेल में अगर आपकी कोई सेल वॉल है तो वो सेल्यूलोज की बनती है। लेकिन अगर बात करें हम फंजाई की, तो फंजाई में ये काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जिसको आप लोग हिंदी में चिटिन भी कहते हैं, इंग्लिश में, सॉरी हिंदी कह रहा हूं, चिटिन भी कहते हैं, लेकिन इसको असली इसका जो नाम है वो काइटिन होता है। तो फंगस में यानी फंजाई में ये आपकी काइटिन की बनी होती है। इट इज फ्रीली परमिएबल, कोई रोक टोक नहीं है। ये जनता दरबार है, ये मंदिर है, मंदिर में घंटा बजाओ चले जाओ, यानी ये किसी को नहीं रोकती, है ना। समझ रहे हो ना बात को। अगर ये फ्रीली परमिएबल है तो इसका मतलब इसके अंदर बाहर कोई भी आ जा सकता है, किसी की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। तो इसके फंक्शंस में ये सबसे पहले हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नंबर 2, मटेरियल्स का एक्सचेंज होना, ये तो होगा ही क्योंकि रोकती नहीं है। और शेप जो होता है सेल का उसको मेंटेन करने का भी ये काम करती है। नेक्स्ट पे बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की उपाधि दी गई है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, और बच्चों थोड़ा सा समझ लो, ये सेंटर में होता है और मेन क्रिएटर का खिताब इसी को दिया गया है, यानी सेल का मेन क्रिएटर यही है, यानी सेल का निर्माता। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहां मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। ये मान लो हमारी सेल हो गई, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं जूम करके, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर आपकी सेम एज इट इज जैसे सेल के होती है आपका न्यूक्लियस, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियोलस। नंबर 2 पे जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही यहां पर आप लोगों की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है ना। उसके बाद इसके बाद जेनेटिक मटेरियल को हम यहां पे लिख लेते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स हो गया, क्रोमोसोम्स, या फिर इसको लिख लेते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद में यहां पे कुछ पोर्स भी होते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी आपके साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को दोनों को आपस में सेपरेट बनाती है, मतलब अलग अलग बनाती है। अगर ये ना हो तो न्यूक्लियस मिल जाएगा उसमें और न्यूक्लियस का अस्तित्व खत्म। उसके बाद इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियर पोर
कहते हैं, जिससे कि चीजों का एक्सचेंज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की। जैसे हमारे अंदर साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर के प्लाज्म यानी इसके फ्लूइड को भी हम लोग साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस, जो कि हमने आपको बताया था कि ये सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस, और ये आपके न्यूक्लियस की बहन होती है, नाम भी मिलता जुलता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। ठीक है जी। तो ये स्मॉल ओवल बॉडी होती है जिसके अंदर प्रोटीन और आरएनए बहुत भारी मात्रा में रहता है, बहुत बड़ी अमाउंट में। ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है, यानी न्यूक्लियोलस को, इसकी बहन को, इसने क्या काम दिया है कि आप राइबोसोम का फॉर्मेशन करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो न्यूक्लियर मटेरियल की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, सेल की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ध्यान से सुनिए, इस न्यूक्लियर मटेरियल में आपके होते हैं क्रोमोसोम्स। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो कि आपके डीएनए के और प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएनए के सेगमेंट्स को हम लोग जीन कहते हैं। अब थोड़ा सिंपल से भाषा में समझ लो। जैसे आप लोगों का ये हुआ न्यूक्लियस, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपकी हो गई इस तरीके से। ठीक है, हो गई। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से आपका बनाया जाता है। क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से आपका बनाया जाता है। ये रहा क्रोमोसोम। अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे थोड़ा सा तो ये इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच ज्यादा करोगे तो ये इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा और ये डीएनए की स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ध्यान से सुनिए, पहले क्रोमोसोम का फिर डीएनए बना, और इस डीएनए के एक सेगमेंट को यानी इस वाले पार्ट को मैं जरा पेन चेंज करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोग सही से समझ जाओ। ठीक है, मान लीजिए ये आपका बन गया इस तरीके से डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के इस सेगमेंट को, ठीक है, जैसे ये वाला सेगमेंट था, इस सेगमेंट को हम लोग जीन कहते हैं। इस जीन का काम क्या है? माता पिता से यानी पेरेंट्स से उनके लक्षण उनके बच्चों में भेजना। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला कौन है? आपका डीएनए, और इंफॉर्मेशन को आगे भेजने वाला कौन है? आपका जीन। इसीलिए इसको हेरिडेटरी व्हीकल कहते हैं, यानी ये बस का काम है इसका, ये पैसेंजर को इधर से उधर छोड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये था न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मटेरियल। अब इसके थोड़े फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे। पहले नंबर पे रेगुलेट सेल साइकिल, यानी सेल की साइकिल को रेगुलेट करता है। कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारे अंदर होने वाली सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद बात करेंगे तो जीन हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने अभी कहा कि माँ बाप से यानी पेरेंट्स से जो बच्चे जन्म लेते हैं, यानी उनका बॉय हो या फिर गर्ल हो, तो पेरेंट्स से जो लक्षण जाते हैं बच्चे में, वो लक्षण ले जाने का काम कौन करता है? आपका जीन करता है। आई होप बच्चों ये बात आप लोगों के प्रॉपर समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारी सेल के अंदर का लिक्विड मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म। कैसे? हमने एक सेल बनाई, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस बनाया, तो न्यूक्लियस या की जो बाहर की मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, और एक हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों का ये जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। इसके सोल्यूबल पार्ट को हम लोग साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं। ऑर्गेनेली सुन करके आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही हमारी सेल के अंदर हमारे ऑर्गेनेली होते हैं। जैसे ऑर्गन को हम लोग कहते हैं अंग, तो कोशिका यानी सेल के अंदर के अंग जो है उसको बोलेंगे कोशिकांग यानी ऑर्गेनेली। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ऑर्गेनेली होते हैं। अब थोड़ा काम जान लेते हैं, इसका काम क्या होता है। देखो बच्चा, साइटोप्लाज्म अलग अलग तरीके के ऑर्गेनेली करता है, इसके अंदर रहते हैं जो, जिनमें से नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपका कहां पर है? यहां पर है। नंबर 2 पे आता है गोल्जी अपैरेटस, जो आपका यहां पे है। नंबर 3 पे आती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका सामने है। राइबोसोम्स, आपका वैक्यूल, ये सभी चीजें है ना, और आपका हो गया प्लास्टिड, ये भी है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनेली इसके अंदर होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारी सेल पूरी तरीके से इन्हीं के द्वारा रेगुलेट की जाती है। अब थोड़ा काम समझ लेते हैं। ये सेल को क्लीन रखते हैं, कोई ज्यादा गंदगी, कोई ज्यादा आफत इसमें नहीं आने देते। सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और सेल के लिए वर्क करते हैं, है ना। स्टोर सब्सटेंस, ये भी काम है इसका कि सब्सटेंस को स्टोर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सेल को जिंदा रखने के लिए, हमारी सेल को बनाने के लिए, हमारी सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए हमारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। आई होप बच्चों
ये पार्ट नंबर 3 आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया होगा। पार्ट नंबर 4 में हम इसके सभी ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर लेंगे और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आई होप बच्चों आप सभी को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ कहना हो हमें तो हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन बिल्कुल जस्ट नीचे है। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।